अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 133 तेज धड़कने। लैला एप्रन पहने उस लड़की की बात सुनकर थोड़ा झेप सी गई। तब जब तक सुजॉय की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो एकदम से चौंकते हुए बोला, जेनी तुम यहाँ? कहते हुए उसने एकदम से लैला का हाथ छोड़ा और आगे बढ़कर उस लड़की जेनी को हक कर लिया। लैला को उस वक्त बेहद ऑकवर्ड लग रहा था। वो वहीं पर हाथ बांधे खामोशी से खड़ी थी। तब जेनी ने सुजॉय से अलग होते हुए कहा, हाँ अब मैं यहीं आ गई हूं। पिछले महीने ही ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। जेनी ने मुस्कुराते हुए एक नजर फिर से लैला पर डाली और सुजॉय की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बताया नहीं इनके बारे में? तब सुजॉय ने जल्दी से कहा, फ्रेंड है। लैला ने महसूस किया कि सुनते ही जेनी के माथे पर पड़े हुए बल कुछ हल्के हो चुके थे। तब उसने तंज भरे लहजे में कहा, तुम्हारी फ्रेंड? बात कुछ हजम नहीं हुई। पूरे कॉलेज में तुम अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए मशहूर थे और तुम्हारी फ्रेंड होने के नाते इनका हुलिया। अभी वो कुछ आगे कहने ही वाली थी कि सुजॉय ने जल्दी से उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे वैसी बात नहीं है। एक्चुअली अभी हम दिवाली सेलिब्रेशन में थे, तभी इनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। ड्रेस में बुरी तरह से आग पड़ चुकी थी, इसलिए वहां हॉल में मौजूद ऑप्शन से ये ड्रेस तैयार किया है। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही जेनी कुछ ज्यादा ही अटेंटिव हो गई। उसने जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ते हुए सुजॉय से कहा, एक काम करो, तुम उधर काउंटर पर फॉर्मेलिटीज पूरी करो, मैं जब तक इनका चेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली ईव की वजह से अभी कम ही डॉक्टर अवेलेबल हैं। कहकर उसने लैला को अपने साथ आने का इशारा किया और अंदर की तरफ बढ़ गई। लैला ने देखा कि जेनी उसे लेकर एक ओपीडी में चली आई। उसने वहां लगे एक बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पर लेट जाइए। लैला उस बेड पर लेट गई और उसने जख्म के बारे में पूछा। लैला ने इशारे से पैर के पीछे की तरफ इशारा किया। जेनी ने तब जख्मों को अच्छी तरह से देखा और फिर बेल बजाकर एक नर्स को कॉल किया। उसे जरूरी मेडिसिन लाने के बारे में बोलकर उसने लैला से एकदम से सवाल किया, कब से जान रही हो सुजॉय को? लैला ने धीरे से जवाब दिया, कुछ महीनों या शायद कुछ दिनों से। जेनी ने घमंड भरे लहजे में कहा, हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। लैला को उसकी बात सुनकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो एक 28-29 साल की कोई डॉक्टर है। और फिर सुजॉय को लेकर उसकी बातें कुछ ऐसी थीं जैसे वो सुजॉय के साथ कहीं बचपन में ही ठहरी सी रह गई है। लैला की खामोशी देखकर फिर उसने हालांकि कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे लैला का यूं खामोश रहना उसका घमंड ही लग रहा था। तब तक नर्स उसके लिए लिखी गई दवाई लेकर आ चुकी थी। जेनी ने प्रेस्क्रिप्शन पर दवाइयों के इस्तेमाल का तरीका लिखा और फिर उसे जरूरी इंस्ट्रक्शंस देकर बोली, अगर जलन ज्यादा हो तो ये ऑइंटमेंट हर 2-3 घंटे पर रिपीट कर लेना और अभी के अभी ये मेडिसिन ले लो, यू वुड फील बेटर। कहकर उसने वहीं टेबल पर रखा पानी का बोतल और एक दवा उसकी तरफ बढ़ा दिया। लैला ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और हल्की सी स्माइल देते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसने वो मेडिसिन खा ली। जेनी उसके मिजाज का ठहराव देखकर कुछ हैरान सी थी। वो उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। तब सुजॉय ने उसे अपना कार्ड देते हुए कहा, घर आओ, फिर ढेर सारी बातें करते हैं। जेनी ने उसका कार्ड लेते हुए कहा, श्योर, बस लतिका आंटी को मेरा ना बुरा न लगे। कहकर उसने एक जोरदार ठहाका लगाया। उस ठहाके में सुजॉय की हंसी भी शामिल थी। फिर उसने कुछ सीरियस लहजे में कहा, शायद अब माँ वैसे बिहेव ना करे, वक्त गुजरता है तो चीजें और थॉट्स भी बदल जाते हैं। जेनी ने हामी भरते हुए कहा, चलो अब मुझे भी निकलना है, मिलते हैं फिर। कहकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गई और सुजॉय अपनी कार की तरफ। वो लैला को अच्छे से बिठाने के बाद खुद भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। अभी वो लोग कुछ ही दूर गए होंगे कि लैला ने धीरे से कहा, मेरी वजह से आपको काफी तकलीफ हो गई, उसके लिए सॉरी।
तब सुजॉय ने चहकते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना था। तुम्हारे बहाने से अभी इस हॉस्पिटल में आना हुआ और जेनी मिल गई, वरना पता नहीं हमारी कब मुलाकात होती। तब लैला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे वो आपको पसंद करती है। उसकी इस बात पर सुजॉय ने भी उस पर एक नजर डाली और कुछ झेपते हुए कहा, गुड ऑब्जर्वेशन। वो वाकई मुझे पसंद करती थी, लेकिन माँ को वो कुछ खास पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने भी इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, और वो इसी बात के ताने मुझे हमेशा देती रहती है। तुमने देखा ना, पूरे 3 साल बाद मिला था मैं उससे, लेकिन जाते जाते भी वो ताना दे ही दिया उसने। लैला ने हल्की सी मुस्कुराहट लिए हाँ में सिर हिलाया और सीट की बैक से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। यहां तक कि उसे हल्की हल्की नींद सी आने लगी थी, और फिर खिड़की से आती ठंडी हवाओं ने जैसे थपकियों का काम किया, और उसे पता भी नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। उसकी बिल्डिंग की पार्किंग में जब सुजॉय ने कार रोकी, तब भी उसकी आंखें बंद ही थी। सुजॉय ने उसे धीरे से आवाज दी, लैला, लैला। लेकिन लैला पर मेडिसिन का असर कुछ यूं हुआ कि सुजॉय के पुकारने पर भी उसकी आंख नहीं खुली। अब सुजॉय के पास और कोई चारा नहीं था। वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर लैला की साइड आ गया। कुछ पलों तक सोचते हुए उसने वहीं खड़े खड़े तय कर लिया कि अब उसे क्या करना होगा। उसने एकदम से एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और दूसरा हाथ उसके पैरों के पास टिका दिया और धीरे से उसे गोद में उठा लिया। लैला किसी छोटी सी बच्ची की तरह सुजॉय की बाहों में थी। फूल सी लैला का नाजुक सा बदन सुजॉय ने किसी कांच की गुड़िया की तरह उठाए रखा था। लिफ्ट से होकर उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंचने तक भी लैला की नींद एक पल को भी नहीं टूटी। सुजॉय ने जैसे तैसे करके उसके पर्स में से गेट की चाबी निकालकर दरवाजा खोला और उसे लिए उसके बेडरूम में चला आया। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा और फिर फ्लैट का दरवाजा खोलते हुए सुजॉय उसे एक हाथ से संभालते हुए अब कुछ परेशानी सी महसूस करने लगा था। उसने बेडरूम में पहुंचकर जैसे ही उसे जल्दी से बेड पर रखना चाहा, एकदम से लैला उसके हाथों से छूटकर बिस्तर पर गिरने को हुई। उसने जैसे उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, वो हाथ सीधा उसके पैर पर घिसट गया, वो भी ठीक वहीं जहां पर कुछ जख्म लगे हुए थे। उस जली हुई जगह पर सुजॉय के हाथों की रगड़ से उठी दर्द ने लैला को तड़प कर आंख खोलने पर मजबूर कर दिया। उसने दर्द में डूबी हुई एक सिसकारी भरी और एकदम से उठ बैठी। दुख रहा है, कहकर उसने पैरों को मोड़ते हुए उन पर एक नजर डाली, जहां पर अब गुलाबी लकीरें उभर आई थीं। सुजॉय ने एकदम से अपनी लापरवाही पर एकदम से शर्मिंदा होते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें संभाल कर बेड पर रखने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मेरा हाथ फिसल गया। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? लैला ने नींद से बोझिल आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए कुछ हैरान होते हुए धीरे से कहा, मुझे यहाँ तक आप लेकर आए हैं? सुजॉय ने हौले से सिर हिलाते हुए हामी भरी और फिर एकदम से उसके पैरों के पास बैठता हुआ बोला, ज्यादा तकलीफ है तो मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। उसकी बात सुनकर नींद से बोझिल आंखों से जैसे एकदम से नींद उड़न छू हो गई। उसने हिरणी सी आंखों में जहान भर का खौफ समेटे हुए जल्दी से अपने पैर समेटते हुए कहा, नहीं, मैं खुद से लगा लूंगी। लेकिन पैर समेटते ही उसे एक बार फिर से दर्द की तेज लहर सी उठती हुई महसूस हुई। इस बार उसे लगने लगा कि अब वो किसी भी हालत में पैर मोड़कर नहीं रख सकती। साथ ही अब उसे पूरे बदन में एक अजीब सी लहर महसूस होने लगी थी। सुजॉय उसकी बेचैनी देखकर परेशान होता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए कोई हल्की सी ड्रेस निकाल देता हूँ, तुम चेंज कर लो, फिर ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। लैला ने धीरे से हामी भरी। अभी इस वक्त उसे मारिया की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो सुजॉय की वजह से भी कुछ झेप सी महसूस कर रही थी, लेकिन सुजॉय की बेचैनी से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बस किसी तरह से ये चाह रहा था कि लैला को कैसे भी करके आराम मिल जाए। उसने कबर्ड खोलकर उसमें से एक कॉटन सूट निकाला और लैला की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर हूं। लेकिन लैला सूट देखकर कुछ परेशान सी हो गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो अभी सूट नहीं पहन पाएगी।
उसने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन एकदम से लड़खड़ा सी गई। यहाँ तक कि बाहर की तरफ जाते जाते अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुजॉय ने जल्दी से आकर उसे संभाला। लैला ने उसकी बाहों के घेरे से खुद को छुड़ाते हुए कहा, मुझे दूसरे कपड़े पहनने हैं। कहकर उसने कबर्ड की तरफ इशारा किया तो सुजॉय उसका हाथ थामकर कबर्ड के पास ले आया। फिर उसने हल्की सी टॉप और स्कर्ट निकाली और फिर सुजॉय उसे सहारा देकर वापस बिस्तर तक ले आया। उसे कमरे में छोड़कर हॉल में आने तक उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऐसी हालत में उसे लैला को छोड़कर अकेले जाने का इरादा छोड़ देना चाहिए। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी लैला ने दीवार के सहारे चलकर बाहर आते हुए कहा, अभी पहले से कुछ बेहतर लग रहा है। आप बेफिक्र होकर जाइए, सुबह मारिया आ ही जाएगी। उसकी बात सुनकर सुजॉय ने उसे गौर से देखते हुए कहा, कहीं नहीं जा रहा मैं। सुबह जब मारिया आएगी तो मैं चला जाऊंगा। उसके इस फैसले पर लैला ने कुछ चौंकते हुए कहा, आप बेकार में इतनी दिक्कतें उठा रहे हैं। मैं ठीक हूं, कर लूंगी मैनेज। लेकिन सुजॉय ने उसे उंगली के इशारे से चुप कराते हुए कहा, चुप रहो, जो कह रहा हूं वो सुनो। कहकर उसने लैला को सहारा देकर कमरे में लाते हुए कहा, इस अफरा तफरी में तो डिनर करना ही भूल गया। अब भूख भी जोरों की लग रही है। उसके मुंह से खाने का नाम सुनकर लैला को भी यह एहसास हुआ कि वाकई भूख तो उसे भी लगी है। उसने याद करते हुए कहा, घर में तो सिवाय मैगी के और कुछ भी नहीं होगी। यह सुनते ही सुजॉय ने खुश होते हुए कहा, मैगी है फिर और क्या गम है, मैं बना लेता हूं। उसकी बात सुनकर लैला ने धीरे से कहा, फिर मुझे कमरे में नहीं किचन में ले चलिए। आपको शायद चीजें समझ में ना आए कि कौन सी चीज कहां पर रखी है। सुजॉय उसे लिए किचन में आ गया और फिर लैला के बताने के हिसाब से सारी चीजें निकालकर मैगी बना लिया। फिर मैगी निपटाकर सुजॉय उसे कमरे में ले आया था। लैला के चेहरे से दर्द की लकीरें नहीं जा रही थी। उसे बिस्तर पर बिठाकर सुजॉय ने धीरे से उसके पैर उठाए और संभाल कर बिस्तर पर रखते हुए कहा, लाओ मैं दवाई लगा दूं। कहकर उसने लैला के जवाब का इंतजार किए बगैर ही साइड पर रखा दवाइयों का एनवेलप खोला और उसमें से ऑइंटमेंट निकाल लिया। लेकिन लैला को ये सब बेहद अजीब लग रहा था। शदीद जलन के बाद भी उसने एक आखिरी बार मरमरी सी आवाज में कहा, मैं कर लूंगी खुद से, रहने दीजिए आप। उसकी बात सुनकर सुजॉय ने उसे सख्त नजरों से घूरते हुए कहा, मुझे पता है तुम सब कर लोगी, लेकिन अभी मुझे लगाने दो। कहकर वो उसके पैरों के पास आ बैठा। लैला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। सुजॉय ने मेडिसिन की कैप खोलते हुए एक नजर उसके चेहरे पर डाली। लैला ने अपनी आंखें मीच रखी थी। चेहरे पर छाया हुआ गुलाबीपन कुछ और गहरा हो गया था। सुजॉय समझ नहीं पा रहा था ये सुर्खी शर्म की थी, दर्द की थी या फिर बर्दाश्त की। उसने धीरे से उसके स्कर्ट की आखिरी हिस्से पर अपना हाथ रखा और उसकी छुअन से लैला जैसे सिहर सी गई। सुजॉय की नजरें उसके सफेद बेदाग पैरों पर उभरे हुए गुलाबी निशानों पर जा ठहरी और फिर उसने एकदम से उसके चेहरे की तरफ देखा। लैला के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्दाश्त के आखिरी हद से गुजर रही हो। क्या इन नजदीकियों से मिल जाएगा लैला और सुजॉय के रिश्ते को नया नाम? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।